Assalamualaikum, welcome back to Literary Lens. I hope you all are doing well. So today we will discuss Renaissance period in history of English literature. So the timeline of Renaissance age is 1500 to 1660. Renaissance is a French word which means rebirth and revival. Something is happening years, few centuries ago, but then it goes die and now it re-emerges again. So it is a rebirth of thoughts, literature, education, intellectualism, politics, culture, artistic values, and basically humanity. It serves as a bridge between ancient and modern age. मतलब ये कि ये एक ब्रिज है जो डार्क एजेस से लेके मॉडर्निटी तक लोगों को लेके आता है। रेनेसां एज की हिस्ट्री देखी जाए तो सबसे पहले टाइम आता है ग्रीक एंड रोमन्स का, जो कि 5th सेंचुरी से पहले तक था। ठीक है, 5th सेंचुरी में स्टार्ट होता है मेडिवल एज, जो कि रहता है 14th सेंचुरी तक। मेडिवल एज में हमारे पीरियड्स आते हैं एंग्लो नॉर्मन एंड एंग्लो सैक्सन पीरियड। ठीक हो गया, जिसको हम डार्क एजेस भी कह सकते हैं। और उसके बाद शुरू होता है मॉडर्न एज, जिसमें हमारा रेनेसां टाइम आता है। ठीक है, ग्रीक एंड रोमन्स के टाइम पे ह्यूमनिज़म बहुत थी, मेन थीम ही तब का ह्यूमनिज़म था। उसके बाद जब एंग्लो नॉर्मन एंग्लो सैक्सन टाइम आता है, जिसको मेडिवल बोलते हैं, इसमें क्रिश्चियनिटी थी, मतलब रिलीजियस चीज़ें ही थी इधर उधर, और क्रिश्चियंस का ही दौर चल रहा था सारा। और उसके बाद मॉडर्न एज में ह्यूमनिज़म दोबारा इमर्ज होता है, जो कि ग्रीक एंड रोमन्स के टाइम पे था। रेनेसां पीरियड स्टार्ट होता है फ्लोरेंस इटली से। इटली के बाद ये जाता है फ्रांस में, और फ्रांस से फिर ये फर्दर यूरोप में फैलता है, यूरोप, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, हर तरफ। ठीक है, ये इटली, फ्रांस, फिर यूरोप की तरफ। रेनेसां एज बेसिकली 5 चीज़ों पे कंसिडर करता है। इसको हम दौरे हुकूमत कह सकते हैं कि ये 5 दौरे हुकूमत पे कंसिडर करता है। पहला है एलिज़ाबेथन एज, फिर शेक्सपियरियन एज, फिर जैकोबियन एज, देन कैरोलिन एज, एंड लास्ट कॉमनवेल्थ एज। एलिज़ाबेथन एज में एलिज़ाबेथ 1 का गवर्नमेंट थी सारी। उसके बाद शेक्सपियरियन एज जो है ये 2 लोगों के दरमियान का टाइम था, एलिज़ाबेथन 1 एंड किंग जेम्स 1 का। ठीक है, उसके बाद जब जैकोबियन आता है तो जैकोबियन बेसिकली है ही किंग जेम्स 1 का। उसके बाद कैरोलिन में किंग चार्ल्स 1 का टाइम आता है। और फिर जब कॉमनवेल्थ है जाती है तो इसमें उन सब किंग्स की हुकूमत ख़त्म होकर पार्लियामेंट गवर्नमेंट राइज होती है उस टाइम में। 14th सेंचुरी में रेनेसां पीरियड जो था वो स्टार्ट किया था फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने, जो कि ग्रीक और रोमन से बहुत इंस्पायर था, और उसके इंस्पिरेशन थे बेसिकली होमर, एरिस्टोटल, ऐसे फ़िलासफ़र्स। ठीक है, और फ्रांसिस्को पेट्रार्क को फादर ऑफ ह्यूमनिज़म एंड पायनर ऑफ ह्यूमनिज़म भी कहा जा सकता है, कि जिसने आगाज़ किया है इसका दोबारा से। ठीक हो गया, और इसके बाद सिर्फ ये नहीं था पेट्रार्क, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से स्कॉलर्स थे, लाइक जियोवानी बोसेक्कियो एंड डांटे एलिगेरी। इनके भी ये भी एक एडवांस्ड स्कॉलर्स थे यूरोप में हमारे उस टाइम पे जब रेनेसां टाइम शुरू हुआ। और इस एज को बेसिकली एज ऑफ डिस्कवरीज भी कहा जाता है, जैसे कि अमेरिका डिस्कवर हुआ था कोलंबस के थ्रू, इसी तरह बहुत और सारी डिस्कवरीज भी हुई थी। करैक्टरिस्टिक्स की तरफ आए ज़रा आप। यूरोप में रेनेसां स्टार्ट होने से पहले और एंग्लो नॉर्मन के ख़त्म होने के बाद जो छोटा सा वहाँ पर टाइम पीरियड था ना, तब वहाँ पर किंग हेनरी 7 था, और उस टाइम पीरियड को कहते हैं ट्यूडर पीरियड, और उन लोगों को भी हम ट्यूडर्स कह सकते हैं। रेनेसां पीरियड में जो एलिज़ाबेथन एज थी छोटी सी, एलिज़ाबेथन टाइम को गोल्डन एज ऑफ रेनेसां भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें थिएटर्स और स्कूल्स अरूज पर थे, आर्ट और लिटरेचर पर बहुत काम हुआ था, और छोटी छोटी सी जो वार्स थी स्टेट्स के दरमियान वो ख़त्म हुई थी, एंड ऑफ वार्स हो गया था। और एलिज़ाबेथ हर सेल्फ आर्टिस्ट थी, इसीलिए ज़्यादा प्रमोट किया जाता था आर्ट को, लिटरेचर को रेनेसां पीरियड में। ठीक है, और बहुत सारी अचीवमेंट्स और डिस्कवरीज हुई थी इस टाइम में। रेनेसां पीरियड को 3 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जो कि इंडिविजुअलिज्म, क्लासिकलिज्म एंड ह्यूमनिज़म। इंडिविजुअलिज्म में फोकस किया जाता था एक मैन पर कि उसको उसके राइट्स मिलने चाहिए, सारे इंडिविजुअलिटी मिलनी चाहिए। क्लासिकलिज्म में आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर को फ़रोग़ मिलता था। ह्यूमनिज़म
इसमें मैन की वर्थ पे फोकस किया जाता था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एफर्ट्स को एम्फसाइज किया जाता था। रेनेसां पीरियड में हमारे पास बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बेसिक और बहुत ज़्यादा काम लिखे गए हमारे पास। इस टाइम जो हमारे पास वर्क्स है ना, वो मेजॉरिटी उसकी रेनेसां टाइम की होगी, और इसमें बहुत से थीम्स पाए जाते हैं, जैसे कि आप देखें लव, ब्यूटी, पार, रोमांस, लस्ट, मनी। जो इसमें लस्ट है ना, इसमें लस्ट ऑफ लव नहीं है जस्ट, इसमें लस्ट ऑफ पावर है, लस्ट ऑफ मनी है, लस्ट ऑफ एवरीथिंग आ जाता है, किसी भी चीज़ का लस्ट। ओके, लिबर्टी, सिविलाइजेशन, सुपर नेचुरल थिंग्स, मिथोलॉजीज, इमेजिनेशन वर्क्स, कॉमेडी, ट्रेजिडी, ह्यूमर, मोरालिटी एंड बेसिक जो है वो है ह्यूमनिज़म। ठीक है, रेनेसां पीरियड में जो राइटिंग पीसीस पहले से थे, ड्रामास, प्लेज, प्रोज वगैरह, और जो कुछ ऐड हुए थे उनमें थे सोनेट्स, क्रॉनिकल्स एंड क्लासिकल यूनिटी। ठीक है, पोइट्री भी हमारे पास पहले से लिखा जा रहा था रेनेसां से पहले। रेनेसां में बेसिकली सोनेट्स, क्रॉनिकल्स एंड क्लासिकल यूनिटी आई थी। क्लासिकल यूनिटी का तो पता होगा आप सबको। क्लासिकल यूनिटी में आते हैं टाइम, प्लेस एंड एक्शन। किसी भी पोइट्री में, किसी भी वर्क में टाइम, प्लेस और एक्शन की यूनिटी का होना, इसको बोलते हैं क्लासिकल यूनिटी। यूनिवर्सिटी विट्स, ये वर्ड में भी आपने फर्स्ट टाइम सुना हो, यूनिवर्सिटी विट्स, जो कि हमारे पीरियड्स में फर्स्ट टाइम रेनेसां एज में यूज़ हुआ है। ये एक फ्रेज़ है जो कि यूज़ होती है ग्रुप ऑफ इंग्लिश प्ले राइट्स के लिए, जो कि एजुकेटेड होते हैं यूनिवर्सिटी से, और बाद में वो पॉपुलर राइटर्स बन जाते हैं। ठीक है, हमारे पास 7 मेंबर्स हैं यूनिवर्सिटी विट में रेनेसां टाइम के। जॉन लेले, थॉमस केड, और इट्स स्पेलिंग मिस्टेक, KYD आएगा इधर, जस्ट KY नहीं। ओके, नेक्स्ट इज़ जॉर्ज पेल, थॉमस लॉज, रॉबर्ट ग्रेने, थॉमस नैश एंड क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो हमारे पास है फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री। वैसे तो रेनेसां टाइम में शेक्सपियर सबसे इम्पोर्टेंट फिगर माने जाते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो इसलिए बाजी ले जाता है कि ये है एजुकेटेड, ये यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, और जो शेक्सपियर है वो अनएजुकेटेड है, लेकिन पोइट बहुत अच्छा है। रेनेसां एज के जो हमारे पास ऑथर्स, राइटर्स, पोइट्स हैं, इनके लिए हम एक स्पेशल वर्ड यूज़ करेंगे, जीनियस आर्टिस्ट्स। ठीक है, उस टाइम के आर्टिस्ट बहुत जीनियस थे। सबसे पहले नाम आता है लियोनार्डो डा विंसी। उनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क द मोनालिसा पेंटिंग, जो कि आज तक हमारे म्यूज़ियम में है। ठीक है, वो थे इटालियन पेंटर, आर्किटेक्ट, इन्वेंटर। ठीक है, माइकल एंजेलो हु वाज आल्सो इटालियन पेंटर, आर्किटेक्ट एंड स्कल्पचर। ठीक है, उसके बाद आते हैं रैफल वाज आल्सो इटालियन पेंटर, एंड देन इज डांटे। डेंटे वॉज ए इटालियन फिलोसफर, पोइट एंड राइटर। उनका जो वर्क है द डिवाइन कॉमेडी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ दैट टाइम। नेक्स्ट आर्टिस्ट इज़, आवर राइटर इज़ जॉफ्रे चॉसर। उनका जो काम है कैंटरबरी टेल्स, ऑल्सो अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ दैट टाइम। विलियम शेक्सपियर, he was called as a national poet and the famous playwright of all times. उनका जो प्ले जो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है वो है रोमियो एंड जूलियट। नाउ हैव अ लुक ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ रेनेसां टाइम। डॉक्टर फॉस्टस, जो कि लिखा था क्रिस्टोफर मार्लो ने। डॉक्टर फॉस्टस एक ऐसा वर्क है जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर पढ़ाया जाता है, इसके बगैर हमारी डिग्री कंप्लीट ही नहीं करने देते। उसके बाद है जी ऑफ माल्टा, क्रिस्टोफर मार्लो का। द फेयरी क्वीन, एडमंड स्पेंसर का। पैराडाइज लॉस्ट, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जॉन मिल्टन का। नाउ हैव अ लुक हाउ रेनेसां एज हैड एंडेड। रेनेसां एज जो टाइम था वो एम्फसाइज करता था आर्ट एंड बेसिकली क्लासिकल ह्यूमनिज़म पर। तो एंड इसका किस तरह होता है, जब होता है राइज ऑफ मैनरिज्म, मतलब मैनरिज्म मूवमेंट जब शुरू होती है तब रेनेसां एज का एंड होना शुरू हो जाता है। मैनरिज्म मूवमेंट क्या है, ये एक स्टाइलिश स्टाइल है डेट एम्फसाइज ऑन सेल्फ कॉन्शियसनेस ओवर रियलिस्टिक डिपिक्शन। मतलब कि ये ह्यूमन प्रपोर्शंस एंड देयर पोस्चर्स एंड देयर एक्सप्रेशंस को बयान करता है। ठीक है, रेनेसां एज का एंड होने की एक और वजह थी कि इटालियन वॉर्स शुरू हो गई थी कि इटली का कंट्रोल कौन लेगा। इसके लिए यूरोपियन पावर्स में कन्फ्लिक्ट्स की सीरीज़ शुरू हो गई थी पूरी की पूरी, और इस तरह 1660 में रेनेसां एज कम्प्लीटली एंड हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट रेनेसां एज। आई होप आपको कोई क्यूरी नहीं होगी, अगर है तो जस्ट ड्रॉप डाउन इन कमेंट सेक्शन। And thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Allah Hafiz.